नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भूगोल के बारे में। भूगोल जिसमें कि हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान के बारे में। बहुत सारा डिमांड था, उसको आप लोगों के लिए पूरी करने जा रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान के बारे में आप लोग बेसिक से एडवांस तक चीज़ें इसमें समझ जाएंगे और ये सभी एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। तो इसको आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और जितने भी सेशन आएंगे आगे उसको आप पूरा कर लीजिएगा, तो आपका ये जलवायु विज्ञान पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले समझिए जलवायु विज्ञान, ये क्लाइमेटोलॉजी, ये होता क्या है। आपको पढ़ाने को तो हम पढ़ा सकते हैं कि जलवायु विज्ञान स्टार्ट कर दीजिए, पहला टॉपिक इसमें है एटमॉस्फियर, उसको हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, जहाँ पर आप लोगों को दिखे ये लॉजी शब्द, LOGY, ये लॉजी शब्द जहाँ भी दिखे, इस लॉजी शब्द का मतलब होता है उस चीज के बारे में अध्ययन करना। मतलब लॉजी का एक कहने का मतलब होता है कि ये आप उस चीज के या फिर आप जो भी सब्जेक्ट को अध्ययन करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको लॉजी शब्द ये लास्ट में जुड़ा हुआ मिलता है। तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। इतनी आपको चीजें समझ में आ गई। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ है ये क्लाइमेट और इसमें जुड़ा हुआ है लॉजी, तो हो गया क्लाइमेटोलॉजी, मतलब जलवायु विज्ञान। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और आगे समझते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी में अलग अलग फैक्टर और अलग अलग टॉपिक हैं, इसलिए आपको एक सेशन में, पहले सेशन में इसमें आपको एटमॉस्फियर, क्लाइमेट, वेदर, इन सब के बारे में आज जानकारी मिलने वाली है। इसमें देखिए, क्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट, जलवायु के बारे में अध्ययन करना ही क्लाइमेटोलॉजी है। तो आप जहां भारत में रह रहे हैं, विश्व में, भारत में, आपके राज्य में, आपके गांव में, आपके शहर में किस प्रकार की जलवायु है, कैसे मौसम बदलता है और क्या क्या फैक्टर हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये बात हुई क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। देखिए, क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर होता है, बेसिक अंतर आप लोग समझ लीजिए। जैसे देखिए, मौसम और जलवायु, ये बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे देखिए, मौसम किसी विशेष स्थान का प्रतिदिन का बदलने वाला जो पोजीशन होता है वो होता है, और जो क्लाइमेट होती है वो किसी विशेष स्थान पर कई सालों से लगातार वो जो चली आ रही है वही होती है वहाँ की क्लाइमेट। ये लगभग 30 सालों का एवरेज निकाला जाता है, तब ये क्लाइमेट उस जगह की कही जाती है। और मौसम जो होता है, जैसे लोग कहते भी है ना, कि एक सॉन्ग है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो ये देखिए, मौसम, वेदर इज द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो शॉर्ट टर्म किसी छोटे से स्थान पर, बड़े से स्थान पर प्रतिदिन बदलने वाले पोजीशन को मौसम कहा जाता है। ये चीजें आपको समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक अलग टॉपिक आता है, जैसे क्लाइमेट चेंज। दिस रेफर्स टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एवरेज वेदर। ये क्लाइमेट चेंज क्या कहता है कि जो मौसम बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन मौसम कितना बदल रहा है उसका एक एवरेज निकाला जाता है, उसे कहा जाता है क्लाइमेट, मतलब जलवायु। अब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोगों का है एटमॉस्फियर, यानी कि वायुमंडल। वायुमंडल मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो आप गैसें देख रहे हैं वो क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये क्लास आपको एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए सफिशिएंट है। आप लोग निश्चित होकर के पढ़ाई कीजिए और अपने नोट्स को तैयार कीजिए। ये क्लास आपको दोबारा नहीं करनी होगी कहीं भी, समझिए। देखिए, जो होता है एटमॉस्फियर, वायुमंडल,
ये हेडिंग डाल लीजिए आप लोग वायुमंडल के बारे में। देखिए हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों ओर गैसों का एक जाल बिछा हुआ है। जैसे ये है पृथ्वी ऐसे गोल गोल चपटी सी, इसके चारों ओर ऐसे 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 गैसों का जाल बिछा हुआ है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ये देखिए ऐसे ऐसे अलग अलग परतों में वायुमंडल है। ये हुई पृथ्वी, ये हुआ वायुमंडल। वायुमंडल में अलग अलग गैसें हैं और अलग अलग लेयर है। अब समझिए, जैसे देखिए हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है 480 किलोमीटर लंबा है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऊपर इसके ऊपर अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, स्पेस, जहां पर अभी शुभांशु गए थे फिर वापस आ गए। तो ये स्टार्ट हो जाता है 480 किलोमीटर के ऊपर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मतलब 300 मील, 480 किलोमीटर मतलब 300 मील। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं या फिर इसी में पहले समझ लेते हैं। देखिए पृथ्वी का जो वायुमंडल है सबसे निचला परत ये कहलाता है ट्रोपोस्फियर, मतलब क्षोभ मंडल। ये क्वेश्चन भी आता है कि पृथ्वी की वह निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो उसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी का क्षोभ मंडल जो है आगे हम लोग बहुत एडवांस तरीके से समझने वाले हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो आपकी समझने और सोचने का तरीका बदलने वाला है। देखिए क्षोभ मंडल, इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर जिसे समताप मंडल कहा जाता है। इसके ऊपर है मीसोस्फियर जिसे मध्य मंडल कहा जाता है। इसके ऊपर है थर्मोस्फियर जिसे ताप मंडल कहा जाता है। इसके ऊपर है एक्सोस्फियर जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वहां से अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। क्षोभ मंडल जैसे ये पृथ्वी है एक अलग स्लाइड में हम लोग देखते हैं। समझिए क्षोभ मंडल के बारे में कुछ बातें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्षोभ मंडल हम लोग लिख देते हैं। क्षोभ मंडल जैसे समझिए ये पृथ्वी है। अब समझिए क्षोभ मंडल ये है आपका विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांट देता है। एक हो गया उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांट देता है। ये हो गया विषुवत रेखा। अब समझिए क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है यहाँ पर 19 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा पर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर 19 किलोमीटर होती है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ, ये है पोलर, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, यहाँ पर पोलर, ये पोलर है नॉर्थ का। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दो ध्रुव बंट जाते हैं। जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे ऐसे 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 क्षोभ मंडल की मोटाई कम होती जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों पर लगभग ये 8 किलोमीटर हो जाता है। 8 किलोमीटर इसकी मोटाई हो जाती है और 45 डिग्री पर इसकी मोटाई 13 किलोमीटर होती है। ये कहाँ पर? 45 डिग्री पर। क्षोभ मंडल की मोटाई 45 डिग्री पर 13 किलोमीटर होती है और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे इसकी मोटाई कम होती जाती है। यही क्वेश्चन आता है कि जब ध्रुवों पर
ध्रुवों की ओर जाते हैं विषुवत रेखा से, तो उसकी मोटाई कम होती है या बढ़ जाती है, और मोटाई कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है और क्या बदलाव देखने को मिलता है, इसको भी हम आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना है कि जब क्षोभ मंडल में मोटाई कम होगी तो गर्मी जो होती है वो कम होने लगती है, और जितने भी गर्मी जो होती है वो ये क्षोभ मंडल में लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से क्षोभ मंडल प्रति किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड का लॉस होने लगता है। जैसे पृथ्वी के, अगर आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर विषुवत पर, तो यहाँ पर अगर समझिए अभी का तापमान अगर 36 डिग्री है, 36 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे आप 1-1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, इसकी मोटाई कितनी है 19 किलोमीटर विषुवत रेखा पर, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इतने टेम्परेचर का लॉस होता है, मतलब टेम्परेचर कम होने लगता है। एक समय आता है जब, इस स्लाइड में आप समझिए, इस स्लाइड में, हाँ कहाँ गया, यहाँ पर, ये होता क्या है कि जब एक समय आता है जब पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल के जो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट होता है ना, क्षोभ मंडल समाप्त हो जाता है, वहां पर जो लाइन जोड़ने वाली होती है वहां पर उसका तापमान -57 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -57 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये कैसे हुआ, आप लोग सोचिए। जैसे देखिए हमने आपको क्या बताया, जैसे 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 आप ऊपर जाएंगे 1-1 किलोमीटर, क्षोभ मंडल की मोटाई कम होने लगेगी, तो तापमान प्रति 1 किलोमीटर में, मानी 1000 मीटर में तापमान 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड ये कम होता जाता है। और इसी की वजह से, इसी के कारण तापमान में जो कमी होती है फिर धीरे धीरे जीरो पर आएगा। एक समय आएगा जब फिर भी किलोमीटर बचा हुआ है क्षोभ मंडल की मोटाई। अब जैसे देखिए 19 किलोमीटर यहाँ पर है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग 10 किलोमीटर चले जाते हैं, हाँ 10 किलोमीटर चले जाते हैं, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। मतलब कि अगर अभी का तापमान विषुवत रेखा पर अगर 36 डिग्री है, 36 डिग्री, हाँ, तो इसमें 4 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा, 24 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में चले जाएगा 10 किलोमीटर ऊपर जाने पर। 24 डिग्री सेंटीग्रेड ये वर्तमान में होगा, -24 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान हो जाएगा क्षोभ मंडल के 10 किलोमीटर ऊपर। उसी के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि तापमान जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पर जाते हैं तापमान माइनस में चला जाता है, और एक समय आता है जब समताप मंडल पर आप पहुंचने लगते हैं तो वहां का तापमान क्या होता है, -57 डिग्री सेंटीग्रेड ये इतना पहुंच जाता है। इसको आप लोग समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अब समझिए पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो, उसमें अलग अलग गैसें भरी हुई हैं, लेकिन आपको क्या दिखाई देता है कि गैसें एक जैसी हैं, गैसों का बिहेवियर एक जैसा है। हम लोग सांसें लेते हैं फिर भी मालूम नहीं होता है कि हम लोग कौन सी गैस से सांस ले रहे हैं। अगर पढ़ाई ना किए होते तो आपको क्या पता कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं कि नाइट्रोजन ले रहे हैं। अगर आप लोग साइंस के बारे में ना जानते होंगे तो आप लोगों को क्या पता कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं कि नाइट्रोजन ले रहे हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। तो ये पढ़ाई की वजह से संभव हुआ ना, तो इसलिए क्लास करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ आप रह रहे हैं
उसी के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो क्लास करने का क्या ही फायदा होगा। आप समझिए, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें जो जितनी सारी गैसें हैं, जितनी भी गैसें हैं वायुमंडल में, इसको फिर से हम लोग लिख देते हैं, वायुमंडल में जितनी गैसें हैं 100% गैस, पूरा पूरा 100% में ये अलग अलग गैसें वितरित हैं, जिसमें कि 78% नाइट्रोजन है, 78%। ऑक्सीजन ये 21% है, जिसमें सभी सजीव प्राणी सांसें लेते हैं पौधों को छोड़ करके। आर्गन ये है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है लगभग 0.4%। ये इतनी CO2 हो गई और इतनी ये, तो कुल मिलाकर के अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये 99 पहुंच जाएगा। हाँ, तो ये 1% में लगभग सारी गैसें ये हो जाती हैं। तो इतनी गैसें हैं हमारे वायुमंडल में। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अब आप लोगों को इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि इतनी गैसें हमारे वायुमंडल में हैं। अब देखिए, ये जितने भी आप लेयर को देख रहे हैं, अब इन लेयर के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और इसी को समझते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरी में वायुमंडल को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। वायुमंडल को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला हो गया ये सममंडल और दूसरा हो गया विषम मंडल। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा मंडल नया आ गया है, लेकिन जब आप लोग गहराई से पढ़ाई करेंगे तो चीजें आपको एक एक क्लियर होती जाएंगी। सममंडल को कहते हैं होमोस्फीयर, विषम मंडल को कहते हैं हेटेरोस्फीयर। सममंडल विषम मंडल ये दो मंडल हो गए। सममंडल में 3 मंडल आते हैं। वायुमंडल के 3 मंडल को रखा गया है, जिसमें कि नोट कर लीजिएगा, ये हो गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप हो गया और मध्य मंडल। मध्य मंडल ये 3 मंडल सममंडल में आते हैं। विषम मंडल में ये आयन मंडल जो होता है, आयन मंडल, ताप मंडल और इसी में जोड़ देते हैं वायुमंडल, जो कि एक नया मंडल तो नहीं है। वायुमंडल मतलब ये अंतरिक्ष वहां से स्टार्ट हो जाता है, तो इसी में इसको डाल देते हैं तो वायुमंडल हो जाता है। 3 मंडल इसमें आ जाते हैं, 3 मंडल इसमें आ जाते हैं। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसी के बारे में एटमॉस्फेयर जो है, हम लोगों का एटमॉस्फेयर, ये इसी के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि सममंडल विषम मंडल, इसमें क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल। अब समझिए क्षोभ मंडल क्या होता है। देखिए, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जैसा कि हमने इसके बारे में सेशन के स्टार्टिंग में ही बहुत सारी चीजें क्लियर कर दिए हैं, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आप लोग को मोटा मोटा समझा देते हैं जिससे कि फिर से टॉपिक ये क्लियर हो जाए। जैसे ये हम लोगों की पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर क्षोभ मंडल लगभग 19 किलोमीटर का होगा। क्षोभ मंडल विषुवत रेखा पर 19 किलोमीटर का होगा। जैसे जैसे आप पोलर के साइड में आएंगे, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल,
जैसे जैसे आप पोल के साइड में आएंगे तो क्या होगा, क्षोभ मंडल की मोटाई कम होती जाती है। यहाँ पर हो जाती है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर इसकी मोटाई। मतलब इसकी मोटाई यानी कि वायुमंडल में जो गैसें हैं उसकी मोटाई, यहाँ पर समझिए। अब देखिए, हाँ इतनी बातें हो गई ना। अब क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे जितने बारिश होती है, जितने आप हवा चलती है तेजी से, कोई भी चल रही है, जेट स्ट्रीम चल रहा है, कोई भी तूफान आ रहा है, कोई भी चक्रवात आ रहा है, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में आपको दिखाई देगा। ये क्षोभ मंडल ते पिछली की पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। हाँ, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। अब समझिए क्षोभ मंडल के बारे में और कुछ फैक्ट हैं। जैसे कि देखिए, क्षोभ मंडल क्या होता है, ये बहुत ही सघन गैसों वाला है। इसमें जो गैसें होती हैं बहुत ही सटी सटी होती हैं और इसी वजह से गर्मी क्षोभ मंडल में ज़्यादा होती है। आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे गर्मियों के दिनों में क्या होता है, पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है, लेकिन वहीं जहाँ पर क्षोभ मंडल की मोटाई ज़्यादा होगी, पहाड़ के नीचे जहाँ पर मैदानी इलाका होगा या एकदम घाटी जैसे होगा, जहाँ पर पृथ्वी बहुत नीचे है, उसकी जो प्लेटें हैं वो कहीं कट गई हैं, बहुत नीचे हैं, जैसे पहाड़ को छोड़ दीजिए समतल एरिया में, आप पाएंगे कि जो गैसें होती हैं वो बहुत सघन मात्रा में होती हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये हुई गैसें, क्षोभ मंडल की गैसें। इतनी सघन मात्रा में ये गैसें होती हैं कि इसमें ऊष्मा आर्द्रता ले जाने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, गैसों के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें एनर्जी को ले जाने की, ह्यूमिडिटी को ले जाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसी वजह से क्षोभ मंडल की मोटाई जितनी ज़्यादा होती है, गर्मी उतनी ज़्यादा पड़ती है। अगर समुद्र का किनारा ना हो या फिर कहीं पर ऐसा क्षेत्र ना हो कि जहाँ पर आर्द्रता नीचे जा रही है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो क्षोभ मंडल की मोटाई की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे जैसे आप पहाड़ों पर, जैसे ये हो गया पहाड़, तो जैसे आप पहाड़ों पर जाएंगे, माउंट एवरेस्ट पर आप चढ़ जाइए, 8,848 मीटर, इतने ऊंचे आप चढ़ जाइए। जब आप इतने ऊंचे चढ़ जाएंगे तो पाएंगे कि जो यहाँ पर आप सांस ले रहे थे बहुत आसानी से ले पाते हैं, क्योंकि गैसें एक दूसरे में बहुत सटी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ाई करेंगे तो क्या पाएंगे कि जो गैसें होती हैं ये गैसें बहुत विरल होती जाती हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे 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 होते जाते हैं। तो पता चला आपको एक ऑक्सीजन ढूंढने में आपका फेफड़ा जो है अंदर ये कहेगा कि हाँ, ये तो 5 मॉलिक्यूल्स, हमको ऑक्सीजन चाहिए, 2 ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है। यही वजह है कि जब पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और जो ये सीना होता है ये दर्द करने लगता है, क्योंकि इसमें अगर 2 मॉलिक्यूल्स ये ऑक्सीजन के हैं, O2 के हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। क्या वहाँ पर पहाड़ों पर छांट के थोड़ी भरा जाएगा कि उस ऑक्सीजन को ही भर देते हैं। तो इसी वजह से पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं। और एक वजह ये भी है कि देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो गैसें विरल हो जाती हैं, उसमें आर्द्रता ले जाने की और ऊष्मा ले जाने की क्षमता, गैसें उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो उनकी क्षमता बहुत स्लो होती है, बहुत लो हो जाती है या एकदम से जीरो हो जाती है। तो जब जीरो हो जाएगी तो इतनी ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी नहीं होती है कि वो पहाड़ों की जो बर्फ़ है उसको पिघला सकें। और जो बर्फ़ होती है वो पहाड़ों की जो बर्फ़ है वो वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, जैसे ही वो प्रकाश यहाँ पर आता है बर्फ़ के ऊपर तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो कोई भी
जो हीट होती है वो नीचे नहीं आती है, रिफ्लेक्ट हो गया। इस वजह से जो पहाड़ों की बर्फ़ है वो गर्मियों के दिनों में नहीं पिघलती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये साइंस की बातें हैं। तो क्षोभ मंडल के बारे में हम लोग इतना डीप से समझ लिए हैं कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप लोग समझ गए होंगे ये क्षोभ मंडल है। आगे समताप मंडल के बारे में, ये तो अभी आप क्षोभ मंडल के बारे में समझ गए। आगे हम लोग अब स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल के बारे में समझने वाले हैं। तो आप लोग इसको इस सेशन को आज यहीं तक करते हैं। आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, अगर आप सेशन को लास्ट तक देख रहे हैं कि सेशन ये इम्पोर्टेंट है, आगे इसको बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं बढ़ाना चाहिए। आपको जो कंटेंट है ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये किस तरह से आपको नीड है। अगर आपको पसंद आता है या फिर आप चाहते हैं कि इस सेशन को आगे बढ़ाया जाए और जलवायु विज्ञान के बारे में जितनी सारी टॉपिक है, भूगोल के एक एक टॉपिक को पूरी तरह से ऐसे ही सरल भाषा में समझाया जाए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिएगा अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर रिस्पॉन्स सही रहता है तो आगे भी इस सेशन को कंटिन्यू किया जाएगा और एक एक टॉपिक को जैसे ये समझाया गया है सेम ऐसे फ्री का, कोई पेड नहीं कि आपको पैसे देने हैं, तब बस आपको सिर्फ बैठ करके इसको देखना है और एक नोट्स को ले करके आपको जो फैक्ट बताया जा रहा है इस फैक्ट को आपको नोट करते चलना है, जिससे अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यूपीपीएससी या एमपीपीएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी कंटेंट हो, ये कंटेंट आपको दोबारा कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपको एक बार ये टॉपिक समझ में आ जाती है तो कहीं से भी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। और ये जो बुक आती है, ये बुक ये ये बुक आप देख रहे हैं ना, तो इस बुक को भी आप बिल्कुल सरल भाषा में ये क्लास कर लीजिए, इस बुक को आप पढ़ लीजिए। ये जो आप बुक देख रहे हैं यूपीएससी के रिलेटेड होती है, एसएससी की बहुत एडवांस होती है, तो इस बुक से जो कंटेंट है वो आपको इसमें भी समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया गया है। तो ये अगर समझ में आया है तो इस सेशन को अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।